तो मजा आ गया भाई। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी का जो पेपर है आपके 25 अप्रैल 2022 को वो पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी जो आपके 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है तो संपूर्ण पेपर मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2022 सेकेंडरी एग्जाम 2022 हिंदी का ये आपके 25 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है तो कंप्लीट जो संपूर्ण पेपर है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और यहां पर परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश दे रखे हैं ये निर्देश जरूर आपको पढ़ने हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं सेक्शन ए दे रखा है। यदि आपने ये पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 25 अप्रैल को हिंदी के पेपर में आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो संपूर्ण पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ें कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून है उसको धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं और वे दबे अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए कानून, ब में आपको धर्म दिया गया है, स में आपको शिक्षा दी गई है और द में आपको सच्चाई दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपको बताना है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके कानून। यानी भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है तो धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी ब ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। ए में आपके भारतवर्ष दिया गया है, ब में आपको सेवा दिया गया है, स में धर्म और कानून दिया गया है और द में शिक्षा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी धर्म और कानून। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कौन से लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो ए में आपको धर्म भीरु दिया गया है, ब में धर्म गुरु दिया गया है, स में सच्चे लोग और द में बुरे लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपको दे रखा है धर्म भीरु, यानी धर्म भीरु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कौन कौन से धार्मिक उपदेश लोग आज भी मानते हैं। कि कौन कौन से धार्मिक उपदेश हैं जिनको लोग आज भी मानते हैं। तो ए ऑप्शन में चोरी न करना, ब में मनुष्य से प्रेम करना, स में झूठ बोलने से बचना और द में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि सत्य शब्द का विलोम है। तो ए ऑप्शन में सच्चाई, ब में झूठ, स में ईमानदारी और द में प्रमाण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके झूठ होगा, यानी ब ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस काव्यांश को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और इस काव्यांश के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है आपके कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है।
तो ए में आपके राजभोग, ब में पंचवटी, स में तनमन और द इनमें से कोई नहीं। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि लक्ष्मण को किसकी उपमा दी गई है। तो ए ऑप्शन में पंचवटी, ब में मृत्युलोक, स में योगी और द में जीवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि 3 लोक की लक्ष्मी किसे कहा गया है। तो ए ऑप्शन में सीता जी, ब में गीता जी, स में पृथ्वी और द में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है निशाचरी शब्द का विलोम है। तो ए में अंधकार, ब में उज्जवल, स में प्रकाश और द में आपके अंधकारमय। ओके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि वनवास में कौन कौन से कष्ट सहने होते हैं। तो ए ऑप्शन में हिंस कंसुओं का डर और ब में रात्रि का अंधकार, स में राक्षसों का भय और द में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके द ऑप्शन होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के रचनाकार कौन है। तो ए में आपको शिव पूजन साय दिया गया है, ब में कमलेश्वर दिया गया है, स में मधु कांकरिया दिया गया है और द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉर्ज पंचम की जो नाक है इस पाठ के रचनाकार कौन है, शिव पूजन साय। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि साना साना हाथ जोड़ी किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। तो साना साना हाथ जोड़ी किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में सूरदास, ब में मधु कांकरिया, स में तुलसीदास और द में आपके कमलेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में सक्रामक का आपको नाम है वो लिखना है। दूसरा प्रश्न है क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, यानी क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि वाक्य के तत्व होते हैं। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो यह वाक्य है, यानी गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है, उस वाक्य का आपको नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता तथा एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उसे कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अवयव किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है कर्मधारय समास किसे कहते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, वो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर उस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको वहां पर सेंड कर दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा वो अर्थ आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि पराधीन सपनेहु सुख नाई, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया। और छठा प्रश्न है एक कहानी यह भी, पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 7 है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। और 8वां प्रश्न है कि लक्ष्मण को परशुराम के मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि कवि फागुन के सौंदर्य से क्यों अभिभूत है वो बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि माता का आंचल पाठ के लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो माता का आंचल जो पाठ है आपके उसके लेखक का जो रियल नाम है, जो वास्तविक नाम है वो आपको बताना है।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर है वो क्यों कहा जाता है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब दिया गया है और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया, वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा और लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का ही टिकट है वो क्यों खरीदा और लखनवी पाठ है, लखनवी अंदाज है जो पाठ है उसके आधार पर आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी, तो मन्नू भंडारी है उसके पिताजी के स्वभाव की जो विशेषताएं हैं वो लिखनी है। और प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि क्या आप सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर सही तर्क देकर है उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की, वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निराला जी ने बादल को नवजीवन काले और नूतन कविता के रचयिता कवि के रूप में देखा है, क्यों देखा है वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि माता का आंचल पाठ के आधार पर बाल स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 13 है कि नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, जॉर्ज पंचम पाठ के आधार पर बताना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपकी कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। और प्रश्न संख्या 16 है कि मन्नू भंडारी का जीवन व कर्तृत्व परिचय संक्षेप में लिखिए, तो मन्नू भंडारी का जो जीवन परिचय है वो आपको लिखना है संक्षेप में। और उसके बाद में खंड सह दिया गया है और खंड सह में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि निम्नांकित पठित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित, काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी व्याख्या है वो आपको करनी है। और इसके अथवा में भी आपको दिया गया है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है, अथवा में भी पद्यांश है, तो इसमें से एक की आपको व्याख्या है वो करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि उत्साह कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि नेताजी का चश्मा कहानी का क्या प्रतिपाद है, तो नेताजी का चश्मा जो कहानी है इसका प्रतिपाद है वो बताना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। और अथवा में प्रश्न है, अथवा वाला मैंने बता दिया है। उसके बाद में है खंड द, और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसमें पहला है पर्यावरण प्रदूषण विकट समस्या, दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, तीसरा है कोरोना वायरस, चौथा है भारतीय नारी प्रगति की ओर। तो इसमें से एक निबंध है वो आपको करना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि समय को विरजेश मिश्र निवासी धौलपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र है वो लिखना है। और अथवा में आपको दिया गया है कि समय को जूनागढ़ निवासी जितेंद्र मानते हुए अहमदाबाद में रह रहे अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, जिसमें हाथ धुलाई कार्यक्रम एवं पेट के कीड़ों की बीमारियों से बचने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रमों द्वारा जो बालक हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के प्रयासों का उल्लेख हो। ओके। और प्रश्न संख्या 23 है कोई एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें आपको कोई भी एक विज्ञापन है वो लिखना है। तो इस पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से
आपको तैयार करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।